तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि पिकल एक फीमेल रिपोर्टर को पकड़ लेता है, पर आर्मी वाले किसी न किसी तरीके से उसे छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। और अब इसके बाद हम प्रोफेसर एल्बर्ट पेन को देखते हैं, जो कि अपनी एक थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, जब हमारी धरती पे डायनासोर्स वगैरह का राज हुआ करता था, उस वक्त एक बहुत बड़ा सा मीटियोर आकर धरती से टकराया था, और उस मीटियोर के क्रैश होने की वजह से उसमें से काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स निकले, जिन्होंने पूरे तरीके से आसमान को कवर कर लिया था। इसके कारण सूरज की किरणें धरती पर नहीं गिर पा रही थी, और फिर कुछ चंद दिनों में ही अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा नीचे गिरने लग गया, और उसने पूरी की पूरी धरती को जमा दिया। इसी की वजह से पिकल और वो टीरेक्स डायनासोर दोनों हमें जमे हुए मिले थे। पिकल बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने का क्रीचर है, और इस फीमेल रिपोर्टर के साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत ज्यादा खेद है, पर अभी हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा। पुराने जमाने में ऐसा कोई रूल नहीं होता था कि तुम किसी लड़की को नहीं छेड़ सकते थे। वाह यार, सही था वो जमाना तो वैसे, पर आज के जमाने में हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बात पिकल को नहीं पता होती, इसीलिए वो ऐसा करता है। पर एल्बर्ट पेन की इस स्पीच के बावजूद भी कंट्री के सभी लोग पिकल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। आर्मी की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट होती है, लेकिन भाई तभी यूचिरो हनुमा वहाँ पर आ जाता है, और यूचिरो हनुमा फ्रंट गेट से जाता है पिकल से मिलने। यूचिरो हनुमा उस गार्ड से कहता है, मुझे पता है तुमने पिकल को यहीं पर रखा है, चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो। और तभी हम कायोरेत्सु को भी देखते हैं, जो कि पिकल को देखने चोरी छिपे बेसमेंट पे जाने की कोशिश कर रहा होता है। सीन पिकल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ उसे बेसमेंट में कैद करके रखा होता है, और पिकल को खुश करने के लिए उन्होंने एक प्लास्टिक का ड्रैगन भी वहाँ पर रखा होता है। अब कायोरेत्सु उस बेस के अंदर बैठा होता है चोरी छिपे, और कायोरेत्सु अपने मन में सोचता है, मैं सी किंग तो जरूर हूँ, पर मुझे एक बार तो पिकल से फाइट करनी होगी। मैंने जब से उसे देखा है मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे उससे फाइट करनी है। और तभी हम देखते हैं कि कायोरेत्सु एक सोल्जर के साथ ब्लेंड हो जाता है। उसके कदम उस सोल्जर के साथ एकदम सिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस सोल्जर को पता भी नहीं चलता कि कायोरेत्सु ठीक उसके पीछे है। वो अपनी सांस का पैटर्न तक उसके साथ सिंक कर लेता है। अब इस तरफ हम यूचिरो हनुमा को देखते हैं, और उन सोल्जर्स को समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है, और वो सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये यूचिरो हनुमा के खौफ से इतने ज्यादा डर चुके होते हैं कि इन्हें लगता है कि अगर यूचिरो हनुमा इन्हें मारेगा तो इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। इससे अच्छा हम खुद ही पीट लेते हैं एक दूसरे को। यूचिरो हनुमा फ्रंट गेट से अंदर जाने लगता है, तुम लोग काफी समझदार हो, चलो मैं तुम्हारी जाने बख्श देता हूँ। अब इस तरफ हम कायोरेत्सु को देखते हैं। कायोरेत्सु जैसे ही उस बेस के अंदर पहुंचता है, तो उस बेस के अंदर भी उन्होंने एक और छोटी सी बेस बनाई होती है। कायोरेत्सु एक वेंट का सहारा लेकर चुपके से अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि वो वेंट ऑलरेडी ओपन्ड है, जिसका मतलब है कि कोई बंदा ऑलरेडी उस बेस के अंदर घुस चुका है। और अब कायोरेत्सु जैसे ही उस बेस के अंदर पहुंचता है, तो वो अपने सामने शिनोगी को पाता है। जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में देखा था, ये वही बंदा है जिसने डॉयले के साथ फाइट की थी। और अब कायोरेत्सु और शिनोगी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। शिनोगी कायोरेत्सु से कहता है, अच्छा तो तुम भी पिकल के लिए यहाँ पर आए हो। उसकी ताकत का नमूना हम सबके दिमागों में घुस चुका है, पर कायोरेत्सु मैं यहाँ पर पहले आया हूँ तुमसे, तो भाई मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा यार। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी हम लोग देखते हैं कि उस प्लास्टिक के ड्रैगन के अंदर तोड़ कर निकलता है डोपोरोची। डोपोरोची शिनोगी से कहता है, ओ शिनोगी तेरे से पहले मैं आ रखा हूँ यहाँ पर। और भाई इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोपोरोची से पहले जैक हनुमा भी वहाँ पर पहुंचा होता है, जो कि एक फिश टैंक के अंदर छुप कर बैठा होता है। देखते ही देखते गोकी शिबुकावा, जेत्सु और जाको भी वहाँ पर आ जाता है, और वो सभी लोग आपस में पूछते हैं कि भाई हम लोग आ तो गए यहाँ पे, पर उसे लड़ेगा कौन यार सबसे पहले। और भाई हम लोग देखते हैं कि पिकल एकदम मस्त घोड़े बेचकर सो रहा होता है। उसे पता होता है कि कुछ लोग उससे लड़ने आए हैं, और ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स हैं। पर भाई पिकल को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपना मस्त सो रहा होता है वहाँ पे। ये देखकर भाई सभी के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, और भाई ये जैक हनुमा तो बौखला जाता है और उसके बेस पर ही एक किक मारता है जोरदार, जिसकी वजह से पिकल उड़ जाता है अब, और अब पिकल बाहर आ जाता है। और भाई हम लोग देखते हैं कि पिकल इन सभी का डबल ट्रिपल है भाई साइज में, यहाँ तक कि वो जैक हनुमा से भी काफी ज्यादा बड़ा है। और भाई उन सभी के सभी फाइटर्स में से पिकल यूचिरो हनुमा को सबसे पहले नोटिस करता है। यूचिरो हनुमा पीछे वहाँ पर खड़ा होता है, और अब यूचिरो हनुमा और पिकल एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। और अब यूचिरो हनुमा उन सभी लोगों से कहता है, हाँ भाई निकल लो यहाँ से, मैं फाइट करने वाला हूँ इससे, तुम तो बच्चे हो इसके सामने, पता है ना तुम्हें, चलो निकलो अब। और अब यूचिरो हनुमा पिकल से लड़ने के लिए गिलास तोड़कर उसके बेस के अंदर जाने लगता है। यूचिरो हनुमा उसे कहता है, मुझे पता है तुम मेरी भाषा तो नहीं समझ पाओगे, पर मुझे लगता है तुम्हें इतना तो पता चली गया होगा कि मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने आया हूँ। हम सभी के सभी तुमसे लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ मुट्ठी मिलाते हैं, और मुट्ठी मिलाने पर ही पिकल को ऐसा लगता है कि वो किसी टीरेक्स डायनासोर के साथ ही फाइट करने वाला है, और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी शैतानी हंसी आ जाती है। और जहाँ तक की फिजिकल पावर की बात है, तो हम देखते हैं कि यूचिरो हनुमा पिकल के साथ फाइट करने में काफी स्ट्रगल कर रहा होता है, और एक वक्त तो ऐसा आता है कि पिकल यूचिरो हनुमा को पीछे धकेल रहा होता है, और यूचिरो हनुमा को मजबूरन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके पिकल को पटकने की कोशिश करता है, पर उसकी टेक्निक काम नहीं करती। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि तभी आर्मी वहाँ पर आ जाती है, और वो लोग यूचिरो हनुमा को वार्निंग देते हुए कहते हैं, यूचिरो हनुमा आप जल्दी से वहाँ से बाहर आइए, ये आपके लड़ने का कोई खिलौना नहीं है। वो आर्मी ऑफिसर्स यूचिरो हनुमा से कहते हैं, प्लीज आप उसे कोई नुकसान मत पहुंचाइए, वो एक एंशिएंट क्रीचर है, उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कीजिए। और तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी फाइटर्स वहाँ से जा चुके होते हैं, लेकिन ये कैमोफ्लेज वाला फाइटर वहीं पर होता है। इस बंदे को हम पहले के पार्ट्स में देख चुके हैं, अगर आपको याद हो इसकी फाइट सिकोर्सी के साथ हुई थी। अब इसके बाद हम बाकी को उसी
बच्चे के साथ देखते हैं जिसे हमने पहले के पार्ट्स में देखा था। वो बच्चा बाकी से कहता है कि मैंने एक बंदी के बारे में सुना है जिसका नाम पिकल है, क्या तुम उससे लड़ना चाहते हो? बाकी उसे कहता है नहीं, मुझे उससे लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो वो बच्चा उसे कहता है अच्छा, मुझे तो लगा था तुम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बनना चाहते हो। बाकी उसे कहता है नहीं, मुझे बस एक बार अपने डैड यूचिरो हानामा को हराना है। इसके बाद हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर पिकल को रखा गया होता है और पिकल वही सीन सोच रहा होता है कि कैसे यूचिरो हानामा के साथ लड़ते वक्त यूचिरो हानामा ने उसे थोड़ा सा परेशान जरूर कर दिया था। वो बंदा टी-रेक्स डायनासोर जैसे खतरनाक क्रीचर्स के मुकाबले की स्ट्रेंथ रखता है। इसके बाद हम कायोरेत्सु और बाकी को देखते हैं और बाकी कायोरेत्सु से कहता है मुझे पता है आप 4 साल पुराने कुंफू में मास्टर हो, प्लीज क्या आप मुझे कुंफू सिखा सकते हैं कायोरेत्सु सर? कायोरेत्सु से कहता है नहीं, मैं तुम्हें कुंफू नहीं सिखा सकता। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो पिकल को देखने के बाद मेरा किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं बन रहा। मुझे किसी भी तरीके से पिकल के साथ लड़ना है, उसे छूना है, उसे पटकना है। जब तक मैं पिकल के साथ नहीं लड़ लेता तब तक मेरा मन एक जगह पर नहीं लगेगा। बस इसी वजह से मैं तुम्हें कुंफू नहीं सिखा सकता अभी। अब बाकी वहाँ से चला जाता है और वह सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया भाई सबको, जो देखो ये पिकल की तारीफ करता जा रहा है, ऐसा क्या है ये इस पिकल में? इसके बाद हम प्रोफेसर एल्बर्ट पेन को देखते हैं जिसने वहाँ कैप्टन गैरी स्टैडम और टोकुगावा को बुलाया होता है और वो और एल्बर्ट पेन उन दोनों को बताता है कि आपको पता है पिकल ने पिछले 1 महीने से कुछ भी नहीं खाया। हमने उसके सामने कई सारे जानवरों को रखा पर वह सभी के सभी जानवर पिकल को देखकर ही वहाँ से भाग गए। इसी वजह से हमने अब एक डिसीजन लिया है। अब हम यहाँ पर एक ऐसे जानवर को लेकर आए हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जिसकी वजह से हम पर केस भी हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन पिकल को जिंदा रखने के लिए हमें ये करना ही होगा। इसने 1 महीने से कुछ नहीं खाया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये भूख के कारण मर जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि पिकल के सामने एक बहुत बड़े से शेर को लाया जाता है और वो शेर बहुत ही ज्यादा भूखा होता है। इसकी वजह से वो पिकल पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और उसे देखकर पिकल भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और पिकल उस शेर पर अटैक करके उसे दबोच लेता है और उसकी पीठ की हड्डी को तोड़ देता है और वो शेर वहीं पर मर जाता है और अब पिकल उस शेर को खाने लगता है। ये पूरा का पूरा सीन न्यूज़पेपर में वायरल हो जाता है, जिसके बाद प्रोफेसर एल्बर्ट को एक न्यूज चैनल पर बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए और उससे पूछते हैं प्रोफेसर एल्बर्ट, आपने एक एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज को क्यों यूज किया? एल्बर्ट उन्हें बताता है ये हमारी मजबूरी थी। पिकल इस दुनिया में बहुत ही बड़ी खोज है। पिकल ने पिछले 1 महीने से कुछ नहीं खाया था। हम जो भी जानवर रखते उसके सामने वो उसे ही देखकर भाग जाते थे, इसीलिए हमें उस शेर को पिकल के सामने रखना पड़ा। मुझे इस चीज का पता था कि मैं एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज को यूज करने वाला हूँ, पर ये करना जरूरी था और अगर मुझे इस पूरी की पूरी प्रजाति को भी खत्म करना पड़े पिकल को जिंदा रखने के लिए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और कायोरेत्सु भी ये सारी की सारी न्यूज अपने टीवी पर देख रहा होता है और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो टोकुगावा के पास जाता है और टोकुगावा उसे देखकर कहता है हाँ भी क्या हाल है कायोरेत्सु, बहुत दिन बाद मिले यार। कायोरेत्सु टोकुगावा से कहता है हाँ मैं बढ़िया हूँ, पर मैंने सुना है कि आपको पिकल के लिए खाना ढूंढने में काफी मुश्किल आ रही है। टोकुगावा उसे बताता है हाँ, हमने उसके सामने बहुत सारे जानवरों को रखा पर वो सारे के सारे जानवर पिकल को देखकर भाग गए यार। और फिर कायोरेत्सु टोकुगावा से कहता है मैं पिकल के साथ लड़ना चाहता हूँ और अगर मैं उससे लड़ते लड़ते हार गया तो मैं उसका खाना बनने को भी रेडी हूँ और मैं आपसे ये वादा करता हूँ। अब इसके बाद हम पिकल को देखते हैं जो कि ग्राउंड के बीच में सो रहा होता है। पिकल बिल्कुल वैसे ही सो रहा होता है जैसे जंगल में शेर बिना किसी डर के ओपन फील्ड में सोते हैं। टोकुगावा कायोरेत्सु वाली बात एल्बर्ट पेन को बताता है। एल्बर्ट पेन उन दोनों से कहता है अबे ओ पागल हो गए तुम, ये तेरा कायोरेत्सु मर जाएगा 5 सेकंड के अंदर अंदर ना, ये मार देगा पिकल इसे। पर वह दोनों उसकी बात नहीं सुनते और तभी कायोरेत्सु पिकल के साथ लड़ने के लिए वहाँ पर आ जाता है। पिकल कायोरेत्सु के ऑरे को सेंस कर लेता है और वो उड़ जाता है और कायोरेत्सु से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और अब कायोरेत्सु और पिकल की फाइट होने वाली है। पहला अटैक पिकल उस पर करता है जिसकी वजह से कायोरेत्सु बहुत ही दूर जाकर गिरता है और कायोरेत्सु को समझ आ जाता है कि वो इसे ताकत से तो नहीं हरा सकता, मुझे इसे अपनी टेक्निक के दम पे ही हराना होगा। अब पिकल फिर से कायोरेत्सु पर अटैक कर देता है मगर इस बार कायोरेत्सु एक किक मारकर उसे रोक देता है और वो पिकल को जमीन पर गिरा देता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है। वो सभी के सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं पर पिकल हार नहीं मानता और वो फिर से खड़ा होकर कायोरेत्सु पर अटैक कर देता है, लेकिन कायोरेत्सु उसके अटैक को डॉज करके उस पर लातों और मुक्कों की बारिश कर देता है और पिकल पहली बार किसी से इतना गंदा पिट रहा होता है। और अब कायोरेत्सु सोचता है अगर मैं इतने हमले किसी इंसान पर करता तो इसका दिमाग कब का फट चुका होता। कायोरेत्सु ये सोच ही रहा होता है कि तभी पिकल एक जोरदार हमला कर कायोरेत्सु को बेहोश कर देता है और उसे खाने लगता है। पिकल कायोरेत्सु के लेफ्ट शोल्डर पर बाइट करता है जिसकी वजह से कायोरेत्सु के खून निकलने लग जाता है। कायोरेत्सु ये देखकर उसे कहता है तूने मेरा मांस खाया, तेरी इतनी हिम्मत, अब नहीं बचता बेटे तू। अब इसके बाद कायोरेत्सु अपने जूते उतारने लगता है, अपनी पूरी स्पीड के साथ पिकल पर अटैक कर देता है, लेकिन पिकल एक ही पंच में कायोरेत्सु को नीचे जमीन पर पटक देता है। कायोरेत्सु समझ आता है कि वो पिकल को कुंफू से नहीं हरा सकता, इसे हराने के लिए मुझे दूसरी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जो कि मेरे मास्टर ने मुझे सिखाई थी। और फिर हम देखते हैं कि कायोरेत्सु 1000 पंच अटैक यूज करता है, लेकिन पिकल पर इस अटैक का और पिकल उसके पंचेस से बोर हो रहा होता है। पिकल उस पर अटैक करने लगता है पर कायोरेत्सु उसके अटैक को डॉज करने के लिए कुंफू का यूज करने लगता है। फिर से कायोरेत्सु सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो कुंफू यूज नहीं करने वाला था। और अब कायोरेत्सु अपने पैरों से उसके बाल पकड़कर पिकल को नीचे जमीन पर पटक देता है और पिकल बेहोश हो जाता है। ये देखकर सभी के सभी हैरान रह जाते हैं। अब कायोरेत्सु ने पिकल को हरा दिया है और टोकुगावा कहता है बहुत बढ़िया, उसने पिकल को हरा दिया। पर एल्बर्ट पेन पीछे से कहता है नहीं, उसने अभी तक उसे नहीं हराया, पिकल इतनी जल्दी नहीं आ सकता, क्योंकि जब हम पिकल को यहाँ पर लेकर आए थे और उसके
उसकी बॉडी का चेकअप किया था तो हमने देखा था किसी नॉर्मल इंसान के मुकाबले उसकी हड्डियां 3 गुना ज्यादा मोटी हैं। कोई भी इंसान उसे इतनी जल्दी नहीं हरा सकता। अब इसके बाद पिकल दोबारा से होश में आ जाता है और वो एक लॉयन की शेप में आ जाता है। जैसे कि लॉयन शिकार करते वक्त पर्टिकुलर पोजीशन में आ जाते हैं, पिकल भी बिल्कुल वैसे ही एक पोजीशन में आ जाता है और कायोरेत्सु समझ आता है कि अभी अपनी पूरी पावर के साथ मुझ पर हमला करने वाला है। पिकल कायोरेत्सु पर अटैक कर देता है। उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि कायोरेत्सु दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से कायोरेत्सु भी बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कायोरेत्सु पिकल की एक आंख पर मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से पिकल की एक आंख डैमेज हो जाती है। पिकल कायोरेत्सु को खाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। टोकुगावा एल्बर्ट पेन से कहता है, ये देखो ये फिर से खाने लगा उसे। एल्बर्ट पेन उसे कहता है, मेरी तरफ के देख रहे हो, मैंने तो पहले कहा था तुम्हें, इतनी आसानी से नहीं मरने वाला ये। ना सुनो मेरी बात, मुझे क्या। टोकुगावा देखता है कि ये एल्बर्ट पेन तो पगला गया है, मुझे इसे बचाना पड़ेगा। और अब टोकुगावा कायोरेत्सु को बचाने उसके पास जाता है और पिकल को कहता है, ओए रुक जा भाई, मत खाओ उसे। लेकिन पिकल टोकुगावा को एक जोरदार हाथ मारकर दूर फेंक देता है और पिकल टोकुगावा का एक पैर उखाड़कर खाने लगता है। लेकिन तभी प्रोफेसर एल्बर्ट उसे एक इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे पिकल बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हम कायोरेत्सु को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। कायोरेत्सु ने टोकुगावा से वादा किया होता है कि अगर वो हार जाए तो पिकल उसे खा सकता है। इसी वजह से कायोरेत्सु को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। और तभी बाकी वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है, क्या पाया आपने इस फाइट से, अपना एक पैर गवा दिया और आप पिकल को हरा भी नहीं पाए। कायोरेत्सु से कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बाकी, मैं बिना किसी प्लानिंग के उससे लड़ने चला गया, मुझे लगता था मैं उसे हरा दूंगा। पर बाकी उसे कहता है, कोई बात नहीं, आपने उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी टक्कर दी, आप एक ट्रू वॉरियर हैं और मैं आपसे जरूर कुंग-फू सीखना चाहूंगा। इसके बाद बाकी वहाँ से चला जाता है और अब बाकी के मन में भी पिकल से लड़ने के लिए इंटरेस्ट पैदा होने लगता है। इसके बाद डोप्पोरोची को टोकुगावा का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि कायोरेत्सु ने पिकल के साथ लड़ाई की, जिसमें कायोरेत्सु बुरी तरह से हार चुका है। कायोरेत्सु की एक टांग और एक आर्म जा चुकी है और ये न्यूज सारे के सारे फाइटर्स के पास पहुंच जाती है कि पिकल ने कायोरेत्सु को हरा डाला, जो कि बाकी हनुमा का भी मुकाबला कर सकता था। सच में ये पिकल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पिकल उस बेसमेंट का लॉक तोड़कर भाग जाता है जहाँ पे उसे रखा गया था। प्रोफेसर एल्बर्ट ये देखकर कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया था जो उसे पूरी रात तक सुला सके, ये 2 घंटे में ही उठकर यहाँ से भाग गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पिकल एक बंदे को किडनैप कर उसके कपड़े पहन लेता है, सिटी के अंदर घूम रहा होता है। सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि पिकल की पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है। पिकल इस अनजान सी दुनिया को देखकर काफी हैरान हो रहा होता है और अब धीरे धीरे पिकल इस नई दुनिया को समझ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिकल एक रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है। एक ट्रक आकर पिकल को ठोक देता है, पर इतनी खतरनाक टक्कर होने के बाद भी पिकल को कुछ नहीं होता। पिकल को लगता है कि उस ट्रक ने अभी उस पर अटैक किया, इसी वजह से वो अपनी फुल स्पीड में उस ट्रक पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और पिकल देखता है कि उस ट्रक के अंदर मीट पड़ा है और वो उस मीट को खाने लग जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और इसका अगला पार्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। और गाइस जिस किसी ने भी अभी तक इसका सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तो वो मेरी इस वीडियो को देख सकता है। इसमें आपको सीजन 1 और सीजन 2 की फुल समरी देखने को मिल जाएगी। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।